हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। टुडे आई विल स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 विद्युत भाग 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे अब टॉपिक है रिलेटेड जो है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। ACF 2016 और 17 के पेपर में आप देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का श्रेणी क्रम समानांतर क्रम का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं, तो आज थोड़ा अपन इसको डीपली पढ़ेंगे और पूरा इसी पे ही फोकस करेंगे। इतना क्लियर है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें देखते हैं पहला श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो इसमें जो प्रतिरोध होंगे वो आपस में कौन से क्रम में जुड़े होंगे? श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जैसे मैंने ये रेजिस्टेंस लिया R1, R2, प्रतिरोध लिया R3, ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इनको मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी से क्या किया? कनेक्ट कर दिया, जिसका विभव कितना है? V है। अब यहाँ से मान लो कितनी करंट फ्लो हो रही है? I करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, या विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हैं उसको। I करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए ये अलग अलग बिंदुओं के बीच कनेक्टेड है, तो अलग अलग बिंदुओं के बीच कनेक्टेड है तो सबका विभव भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहाँ V1 ले लिए, इसको V2 ले लिए, इसको क्या ले लिए? V3 ले लिए। अब हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है क्या? IR होता है। अब इसमें देखिए I का मान तीनों के लिए क्या होगा? समान होगा। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान सब में क्या होता है? समान होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, श्रेणी क्रम में धारा क्या होगा? समान होगा, बट पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल मतलब विभव जो होगा सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो V बराबर होता है IR होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IR2, क्योंकि I सब में समान है। R1 R2 R3 चेंज हो रहा है, V1 V2 V3 चेंज हो रहा है। तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR3। ये फार्मूला कहाँ से आया? ओम के नियम से आया। इतना क्लियर हुआ? अब देखो कुल विभव का मान क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चलिए V1 V2 V3 का मान रखते हैं IR1 IR2 IR3। यहाँ से I क्या निकल जाएगा कॉमन? तो ये हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V अपॉन I क्या होता है? ओम के नियम से R, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सिर्फ 3 के लिए हो गया। ऐसी अगर n प्रतिरोध कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे प्रतिरोधों की संख्या क्या होगी? अगर n होगी तो n प्रतिरोध के लिए R क्या हो जाएगा? R का कुल मान क्या हो जाएगा? R नेट लिख सकते हैं। R कुल मान कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो ये होता है श्रेणी क्रम। तो इसको बताने का मतलब ये था डेरिवेशन को, कि ये पॉइंट्स अपने को याद रखना है। कहीं पे धारा निकालने के लिए बोल देगा, कहीं पे विभव निकालने के लिए बोल देगा, तो ये मेथड अपना क्या होगा? काम आएगा। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे 3 रजिस्टेंस दिए हुए हैं, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो इनके दो बिंदुओं के बीच A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? RAB। तो अब सबको जोड़ना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9। तो यहाँ पे आ गया 9 ओम। तो ये श्रेणी क्रम में हमेशा क्या करते हैं? प्रतिरोध को जोड़ते हैं। कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे, उसको एक साथ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। अब किसकी बात करते हैं? समांतर क्रम की बात करते हैं। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में क्या करेंगे? हम फिर से 3 प्रतिरोध लेते हैं, तीनों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो ये 3 प्रतिरोध ले लिया, R1 R2 एंड I3। तीनों को क्या किया मैंने? समानांतर क्रम में क्या कर दिया? जोड़ दिया। और इनको क्या किया? एक बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से जब मैं कनेक्ट करूँगा तो इससे क्या होगी? धारा प्रवाहित होने लगी। कितनी? I धारा। अब देखिए जब I धारा प्रवाहित होगी तो 3 अलग अलग है, तो तीनों में धारा क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। पहले में जा रही है I1, दूसरे में जा रही है I2, तीसरे में जाएगी I3। अब इसका विभव क्या होगा? तो इनके विभव का मान क्या हो जाएगा? V हो जाएगा कॉमन, क्योंकि समान बिंदुओं के विभव का मान क्या होता है? समान होता है। समान बिंदुओं के बीच विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभव अलग अलग होती है। समानांतर क्रम में विभव समान होता है, धारा क्या होती है? अलग अलग होती है। ये बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें देखिए हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R होता है। इतना क्लियर है? अब इसको मैं I1 ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन R1। I2 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। I3 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R3 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ से देखिए कुल धारा का मान क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब I इज इक्वल टू I1 का मान V अपॉन R1, V कॉमन निकल जाएगा।
V अपॉन R2, यहाँ से भी V कॉमन निकल गया, V अपॉन R3, यहाँ से भी V क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। V को ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। V अपॉन I R होता है तो I अपॉन V क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा। तो ये आ गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब अगर N प्रतिरोध की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिए थे N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, वैसे ही अगर N प्रतिरोध कनेक्टेड होंगे तो 1 अपॉन R नेट कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का कुल तुल्य प्रतिरोध का मान, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन अप टू N टर्म्स। जितने भी टर्म्स रहेंगे सबको इस तरीके से 1 अपॉन करके अपन ऐड करेंगे। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्टली ऐड होते हैं और समानांतर क्रम में क्या करते हैं, 1 अपॉन करके अपन क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, फिर वहाँ से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो ये था समानांतर का। जैसे यहाँ भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास 3 प्रतिरोध है ना, अलग अलग प्रतिरोध है, मान लेके चलते हैं 2 ओम, 4 ओम और ये कौन सा है 8 ओम, और ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, समानांतर क्रम में कनेक्टेड है इस तरीके से। तो बोलेगा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हमने पढ़ा है 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 1 अपॉन 8, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे 1 अपॉन आर ए बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए 2, 4 और 8 का लघुत्तम क्या आएगा, 8 आएगा। 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो 1 अपॉन आर ए बी का मान कितना आ गया, 4 2 6 और 1 7, 7 अपॉन 8। उल्टा कर देंगे तो आर ए बी कितना आ गया 8/7 ओम। तो ये होगा इसका तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच। मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं और प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये था श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। कुछ प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे पहले चेक करते हैं, इसमें ये जो दोनों प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। मान लो इनका जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है, आर डेस। कैसे सॉल्व करेंगे, समानांतर क्रम में हमने पढ़ा है 1 अपॉन आर डेस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 2 अपॉन 2, कितना आ गया 1। उल्टा करोगे तो भी आर डेस का मान कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो अब देखिए इसका जो चित्र है वो कैसा बन जाएगा, ये जो चित्र है वो कैसा बन जाएगा, ये 2 ओम, ठीक है। ये दोनों सॉल्व होके क्या बन गया, 1 ओम बन गया। क्या बन गया, 1 ओम बन गया। मतलब आर डेस का मान कितना आ गया, 1 ओम। ये दोनों मिल के क्या बन गया, 1 ओम बन गया, ठीक है। अब ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 1 और 2 किस में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना 3 ओम। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, 3 ओम होगा। समझ में आ गया। तो पहले समानांतर क्रम को सॉल्व कर दिए, जो भी आंसर आया उसको श्रेणी क्रम में सॉल्व करके अपन यहाँ पे लिख दिए, कितना आया 3 ओम आया। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए कौन सा श्रेणी क्रम समांतर, तो जब यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें समान धाराएं जाएंगी, इसमें अलग अलग धाराएं जाएंगी। जैसे यहाँ पे धारा प्रवाहित करते इसमें असमान धारा जा रही थी, इसमें जाएगी अलग, इसमें अलग धारा जाएगी, मतलब दोनों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 एम्पियर की धारा जा रही है तो यहाँ 1 एम्पियर जाएगी, यहाँ भी क्या आ जाएगी 1 एम्पियर जाएगी, लेकिन दोनों में अलग अलग पार्ट में क्या हो रही, धारा डिवाइड हो जा रही। समझ में आ गया। सेम वैसी जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दोनों धाराएं क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इनमें समान धारा जा रही दोनों में। इसका मतलब ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में मान लो इनका मान हो गया आर डेस। तो यहाँ पे आर डेस का मान क्या आ जाएगा 2 + 2 कितना आ गया 4 ओम। तो अब इसका जो चित्र है वो कैसा बन जाएगा, तो देखिए ध्यान से, ये नीचे वाला 2 ओम हो गया, यहाँ लिख देते हैं। अब ये दोनों सॉल्व करने के बाद कितना हो गया 2 + 2 4 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 ओम। ये हो गया ए, ये वाला बी। अब चेक करते हैं ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। अब इनका लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, 4 बन जा 2 2 जा, कितना आ गया 1 अपॉन आर ए बी। तो आर ए बी क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 अपॉन 4, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 ओम। तो इन दोनों के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 4/3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा दोनों में डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखिए दोनों में डिवाइड हो रही है, समान धारा तो नहीं जा रही है, होगी समान वैल्यू, लेकिन सेम धारा जो है दोनों में जा रही है क्या, नहीं जा रही है। इसमें अलग डिवाइड हो जाएगी, इसमें अलग डिवाइड हो जाएगी। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, समानांतर क्रम में होंगे। तो ये दोनों समानांतर है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
समानांतर क्रम में होंगे, मान लो ये आर डैश है, तो यहाँ पे आर डैश का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1/r इज इक्वल टू, समानांतर क्रम में कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 2/2 दैट इज़ 1। उल्टा भी करोगे तो आर डैश का मान कितना आ गया 1 ओम आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका चित्र कैसा बनेगा, तो यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे क्या है 2 ओम, यहाँ कितना आ गया ये देखते हैं अपन लिख के, है ना, यहाँ पे आ गया 2 ओम आ गया, ये A और ये वाला हो गया B। अब ये दोनों समानांतर क्रम में सॉल्व हो गया, समानांतर क्रम में इन दोनों का मान कितना आ गया 1 ओम। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ से कोई भी धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो ये तो वायर है, सीधा कर लो पकड़ के, सीधा खींचोगे तो सब एक ही लाइन में आ जाएगी। एक ही लाइन में आ गया मतलब कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। आप यहाँ से भी देख सकते हो धारा प्रवाहित कर, तीनों में क्या होगी, समान धारा प्रवाहित होगी। कोई भी एक बिंदु से करो आप, तो तीनों में समान धारा प्रवाहित हो रही, मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कुल धारा कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 2, 2 + 1 + 2 कितना आ गया 5 ओम आ जाएगा। तो ये था एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके करंट धारा निकालने के लिए काम आएंगे। पहले प्रतिरोध निकालो, प्रतिरोध से अपन क्या निकाल सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसे 2016 में ही पूछा गया था, वो भी श्रेणी और समानांतर क्रम से रिलेटेड है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हो, एक त्रिभुज बना लेते हैं, प्रत्येक भुजा पर कितने ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, बोल रहा है 2 ओम का। ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम का, किन्हीं दो सिरों के बीच कुल प्रतिरोध का मान होगा। तो ये दो सिरे लेते हैं, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ये A और B। तो ये A और B के बीच कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। आप चाहे तो यहाँ ले सकते हैं, आप चाहे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या चाहो तो इन दोनों का। तो मैं इन दोनों का लेके चलता हूँ। प्रतिरोध का मान कितना होगा ये अपने को निकाल। सबसे पहले देखिए यहाँ से जब मैं धारा प्रवाहित करूँगा तो ये दोनों में जाएगी। अब इसमें और इसमें क्या हो रही, सेम धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इसको लेते हैं आर डैश। तो यहाँ पे आर डैश का मान हो जाएगा 2 + 2 कितना 4 ओम। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए हो गया। अब ये दोनों ऊपर वाले मिलके एक बन गए कितना 4 ओम। नीचे वाला कितने ओम का है, 2 ओम का है। ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें धारा जाएगी, इसमें जाएगी, दोनों में अलग अलग धारा क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध, तो 1/4 + 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 4 आएगा, है ना, एक बार जाएगा, 2 बार, 3/4। तो ये हो गया RAB बराबर हो जाएगा क्या 4/3 ओम, 4/3 ओम। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन है 4/3 ओम, ये डी वाला। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, सही होगा। समझ में आ गया। तो डीपली पढ़ाने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा देने का मतलब ये है कि ताकि आपसे ये सब क्वेश्चन बनने लगे। इतना क्लियर है। ACF 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम से, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे, जब स्मॉल r मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध x होता है। मतलब ये जो स्मॉल r मान का जो प्रतिरोध है, n प्रतिरोध है, वो कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो देखिए समानांतर क्रम में क्या होगा, स्मॉल r वाले हैं तो 1/r ऐसे ऐसे कितने प्रतिरोध है बोल रहे हैं, n प्रतिरोध है। कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो यहाँ पे समानांतर क्रम में ले सकते हैं। इनका कुल प्रतिरोध कितना है बोल रहा है, x है। तो ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध 1/x। इतना क्लियर है। ठीक है, तो 1/r + 1/r + 1/r क्या हो जाएगा, n/r हो जाएगा। जैसे 2 है तो 1/r + 1/r, 2/r, 3 है तो 3/r, 4 है तो 4/r। ऐसे ऐसे कितने बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए n प्रतिरोध है, तो ये हो जाएगा n/r। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 1/x = n/r। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, 1/x = n/r। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी nx। इतना क्लियर हो गया। तो ये समानांतर क्रम से एक रिलेशन आ गया, छोटा r की वैल्यू जो है कितनी है, nx है। ठीक है, अब बोल रहा है जब ये n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगा रहे हैं आप, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, r+r+ so on, है ना। तो उनका कुल प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में लिखते हैं RS, श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध मैं RS एज्यूम कर लेता हूँ। इस RS का मान बताना है क्या होगा। तो ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है। तो n टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये NR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NR। जैसे 2 है तो 2R, 3 है तो 3R, 4 है तो 4R, 5 है तो 5R। तो ये आ गया NR। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान कितना आ गया, NR। लेकिन ऑप्शन में NR है क्या, नहीं है, x के टर्म में है। तो यहाँ R का मान क्या है, NX है। तो यहाँ R का मान लिख देंगे NX। क्या लिख देंगे,
एक्स, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एक्स। तो श्रेणी क्रम में कितने होंगे प्रतिरोध की वैल्यू, प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? एन स्क्वायर एक्स। देखिए कौन सा ऑप्शन, तो ये डी वाला। तो यहाँ पे डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। प्रतिरोध का एक थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन देखते हैं जिसमें तुल्य प्रतिरोध नहीं निकालना है, तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है, किसी एक प्रतिरोध का मान निकालना है। देखिए यहाँ से दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R का मान होगा यदि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। मतलब R A B का मान आपको दिया हुआ है, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 4 ओम दिया हुआ है। लेकिन आपको बताना है इस R ओम का मान कितना होगा, ये अपने को निकालना है। इस R का मान क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। मतलब ये R जो है किस में होगा? ओम में होगा। तो इसके मान को अपने को क्या करना है? गणना करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों को, जिसको R डैश लेके चलते हैं, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में क्या होगा? ध्यान से देखिए, 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये 2 और 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2, 2/2 कितना आ गया? 1। मतलब R डैश का मान कितना आ गया? 1 ओम आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब चित्र कैसा बन जाएगा? देखिए ध्यान से, ये दोनों मिलके एक बना लिए, कितना? 1 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा R डैश बराबर कितना आ गया? 1 ओम आ गया। अब इसके बाजू में क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है। और A और B के बीच अपने को क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ से देखिए कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम में। तो R A B का जो मान होगा तुल्य प्रतिरोध का मान, वो क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस R हो जाएगा, 1 प्लस R श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और R A B का मान कितना दिया गया है? कुल तुल्य प्रतिरोध का नाम 4 ओम। तो यहाँ R A B का मान रख देंगे 4। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? R। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा 4 माइनस 1। तो R की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 1 3 ओम। तो यहाँ पे जो R का मान होगा वो कितना होगा? 3 ओम होगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आंसर आएगा कितना? 3 ओम आएगा। इतना क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एसीएफ के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। इतना क्लियर है। अपने को बेसिक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है और ना ही अपने को टफ क्वेश्चन को छोड़, सबको कवर करते हुए साथ में चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाए गए परिपथ में धारा का मान होगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 0.5 एम्पियर से कोई नहीं। इसमें धारा का मान निकाला। तो बैटरी लगी, जाहिर सी बात है बैटरी लगी तो यहाँ से धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। इस धारा का मान अपने को निकालना है। सबसे पहले देखते हैं, जब धारा यहाँ से प्रवाहित होगी तो यहाँ से धारा बहती हुई यहाँ तक आ जाएगी। अब इन दोनों में क्या होगी? धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? समानांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम में देखते हैं, निकालते हैं R डैश का मान। तो 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 2/2। 2/2 मतलब 1 एम्पियर, 1 ओम है ना। तो उल्टा कर देते हैं, R डैश का मान कितना आ गया? 1 ओम आ गया। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब चित्र कैसा बन जाएगा इसका? देखिए ध्यान से, ये 2 ओम, ये दोनों को सॉल्व की तो क्या हो गया? ये बन गया 1 ओम बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक बैटरी लगी, कितने वोल्ट की? 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही, जिसका मान अपने को निकालना है। ठीक है। अब देखिए ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए। तो श्रेणी क्रम में मान लो इनका मान जो है कितना है? R डबल डैश है। तो यहाँ पे R डबल डैश का मान क्या है श्रेणी क्रम में? 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो अब चित्र कैसा बन जाएगा? यहाँ पे दोनों मिलके बना दिए 3 ओम है ना। और यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और यहाँ से कितनी धारा प्रवाहित है? I धारा। अब I का मान होता है ओम के नियम से V/R। कुल वोल्टेज कितना दिया है? 3 वोल्ट। कुल प्रतिरोध का मान कितना आया? R का मान 3 ओम आया। तो 3/3 कितना हो गया? 1 एम्पियर। तो धारा का मान कितना आ गया? 1 एम्पियर। मतलब इस परिपथ में जो कुल धारा होगी उसका मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। समझ में आ गया? तो 1 एम्पियर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। इतना क्लियर है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से, नीचे दर्शाया गया परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। A तथा B के बीच प्रभावी प्रतिरोध का मान होगा 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 40 ओम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, लेकिन इसको देख के समझ में नहीं आ रहा कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समानांतर में है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है। व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या बोलता है? तो देखिए ध्यान से, अगर कभी भी इस तरीके का चित्र बना हुआ है ना, इस तरीके से, जैसे इसका मान P हो गया, इसका मान Q हो गया, इसका मान R हो गया, और ये वाले प्रतिरोध का मान क्या है? S है, और बीच में एक G लगा हुआ है। ठीक है, G प्रतिरोध। ठीक है, तो A और B के बीच निकालना है। यदि यहाँ पे व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर P/Q = क्या होता है? R/S होता है। ये व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत बोलता है
कि P बाई क्यू और अगर R बाई एस की इक्वल है तो G में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये दोनों बिंदु जो है क्या होते हैं, समान विभव पे होते हैं। समझ में आ गया? तो यदि P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस होगा तो G में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, और G में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी जिसको अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। इसलिए G को क्या करेंगे अपन, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे। ये कहलाता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, P बाई क्यू बराबर R बाई एस है कि नहीं, चेक करते हैं। P मतलब 10, P बाई क्यू देखिए 10 बाई 10, R अपॉन एस 10 बाई 10, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, 1 इक्वल टू 1 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगेगा। इसका मतलब ये 10 ओम है वो क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो जब ये इग्नोर होगा तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, 10 ओम, 10 ओम ये वाला, ये नीचे वाला 10 ओम, और ये वाला क्या बन जाएगा, 10 ओम, ये वाला बन जाएगा 10 ओम। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब देखिए जब यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, इन दोनों में समान धारा जाएगी, इन दोनों में समान धारा जाएगी। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में। इसको R1 लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं क्या, R2। तो R1 का मान क्या हो जाएगा, R1 का मान क्या होगा श्रेणी क्रम में, तो 10 प्लस 10 कितना आ गया, 20 ओम। R2 का मान भी क्या हो जाएगा, देखिए श्रेणी क्रम समान धारा जा रही है इसमें भी, 10 प्लस 10 कितना आ गया, 20 ओम। अब चित्र कैसा बन जाएगा देखिए ध्यान से, ऊपर में 10 और 10 मिला के कितना बन गया, 20, नीचे में 10 और 10 मिला के कितना बन गया, 20। इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों के बीच तुल्य धारा क्या होगी, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू, चेक करते हैं यहाँ धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें धारा क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो धारा विभाजित हो रही है मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समानांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20, समानांतर क्रम का फार्मूला। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 20। तो जब सॉल्व करेंगे तो आर ए बी का मान कितना आ जाएगा, 20 अपॉन 2 कितना, 10 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा, 10 ओम होगा। तो इसमें याद रखना था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, तो इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, बीच वाले को अपन क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, तब ये सॉल्व होगा। तो ऑप्शन में कौन सा है, 10 ओम, मतलब ये वाला। इतना क्लियर है? तो ये था व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित क्वेश्चन। संभावित प्रश्न देखते हैं। इसे पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को अपने को समझना है, ठीक है। तो ये अपने को दिया गया है, तो इसको सॉल्व कैसे करना, ध्यान से देखिए। अगर ये वाला ए बिंदु है तो यहाँ से देखिए कुछ कनेक्टेड है क्या, दोनों के बीच में नहीं कनेक्टेड है। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ये भी कौन सा बिंदु हो जाएगा, ए बिंदु। अगर ये वाला ए बिंदु तो ये भी क्या बन जाएगा, ए बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। अब इसके बीच में कोई कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो ये भी कौन सा बिंदु हो जाएगा, बी बिंदु हो जाएगा। मतलब दोनों क्या होंगे, सेम बिंदु पे होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी चित्र को मैं फिर से बनाया, तो यहाँ पे ए बिंदु लेता हूँ और यहाँ पे बी बिंदु लेता हूँ। देखिए ये दोनों, ये रजिस्टर प्रतिरोध जो है किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए और बी के बीच। तो यहाँ पे लगा दूंगा पहला वाला आर। आगे देखिए ये वाला, इसका काम खत्म। अब ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है, बी और ए के बीच। तो बी और बी के बीच एक और लगा दूंगा इस तरीके से, बी और ए के बीच। ये हो गया, इसका मान कितना है, 2r। अब अगला देखते हैं, ये भी किसके इसके बीच कनेक्टेड है, ए और बी के बीच कनेक्टेड, इसका भी काम खत्म। तो ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बन जाएगा, नया डायग्राम जो है तीनों को मिलाने से। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ से जब धारा प्रवाहित करूँगा तो ये धारा तीनों में क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन आर ए बी बराबर होता है 1 अपॉन 2r। पहला R1, R2 क्या है, 1 अपॉन r हो जाएगा, और R3 क्या है, 2r है, तो 1 अपॉन 2r। इतना क्लियर है। इनका जो लघुत्तम होगा वो कितना आएगा, 2r आएगा। ये एक बार जाएगा, ये 2 बार, और ये 1 बार। कितना हो गया, 2 2 4, 4 अपॉन 2r। इतना क्लियर। तो यहाँ पे आर ए बी जो आएगा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, वो क्या हो जाएगा, 2r अपॉन 4। तो ये कितना आ गया, r अपॉन 2। कितना आ गया, आर ए बी का मान r अपॉन 2। देखिए ऑप्शन में r अपॉन 2 है क्या, हाँ यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर टफेस्ट क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जिसको बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। इतना क्लियर है।
उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे की क्लासेस भी अपन नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।